हाँ जी। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे फ्रांस में लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और लोगों ने एक रेवोल्यूशन के थ्रू जो फ्रांस का किंग था उसे मनवा लिया था अपनी कुछ शर्तों के साथ। और अब हम देखते हैं कि फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। मोनार्की से हमारा क्या मतलब है, जहाँ पर एक किंग और क्वीन का राज चलता है, उसके बजाय अब एक रिपब्लिक को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पर लोगों का वोट देकर गवर्नमेंट को चुना जाना प्रोसेस था। अब क्योंकि जब वो रेवोल्यूशन फ्रांस में स्टार्ट हुई, लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, तो कई साल तक ये टेंशन बनी रही फ्रांस में। लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को तो साइन कर दिया था, लेकिन उसने प्रशिया के किंग के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया था। उस नेगोशिएशन के अंडर दूसरे और भी कई कंट्रीज़ जो थी उस समय, उन्हें अपनी चिंता थी कि फ्रांस में अगर लोगों ने जिस तरह से रेवोल्यूशन करके गवर्नमेंट को झुका दिया है अपने आगे, तो आने वाले टाइम पर ये चीज़ें उनके अपने देश में भी फैल सकती हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए उन सब ने फ्रांस का जो किंग था लुइस 16, उसके साथ एक तरह से अलग से एक ट्रीटी कर ली थी, जिसमें अपने ट्रूप्स यानी कि जो उनके आप कह सकते हैं सैनिक हैं, सिपाही हैं, उनको उन्होंने इकट्ठा करके लोगों के अगेंस्ट आर्मी को तैयार कर लिया था। अब इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे हज़ारों वॉलंटियर्स जो थे वो अलग अलग प्रोविंसेस में से आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आ रहे थे। और जो नेशनल असेंबली थी वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी उसने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दी, जिसमें काफ़ी सारे लोग आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आगे आ रहे थे इस वॉर में। इस वॉर को लोग आम आदमी की जंग यानी आम आदमी की वॉर की तरह देखते थे अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसी, यानी कि राजा महाराजा और जो ये ज़मींदार होते हैं, इस तरह के सिस्टम के अगेंस्ट पूरे यूरोप में एक वॉर छिड़ गई थी। अमंग द पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, अब क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन था तो इसके लिए एक पेट्रियाटिक सॉन्ग यानी कि जो देशभक्ति का गीत आप जिसे कह सकते हैं, जो कि एक पोएट रॉजेट डे लायले उन्होंने इसे लिखा था, और इस सॉन्ग का नाम था मर्सिलेज, जो कि काफ़ी फेमस सॉन्ग बना और आज भी फ्रांस का ये नेशनल एंथम है। नाउ it was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name। तो वो पेरिस में ये जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने ये गीत गाया, और इस तरह से क्योंकि ये मार्सेलिस थे तो इस तरह से इसका नाम मार्सेलिस ही पड़ा, जिस जगह से बिलोंग करते थे। द रेवोल्यूशनरी वॉज ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ टू द पीपल। अब क्योंकि रेवोल्यूशन करने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक यानी कि पैसे की तंगी देखनी पड़ रही थी, क्योंकि अब लोग आदमी जो थे, मेन जो थे, उन्हें बॉर्डर पे जाकर लड़ाइयाँ करनी पड़ती थी। पीछे जो वुमेन होती थी उन्हें अपने घर के लिए कमाना पड़ता था और अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखने के लिए कमाई करनी पड़ती थी। पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो था उसका ये मानना था कि रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि जो 1791 की जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन थी फ्रांस की, उसने सिर्फ अमीर लोगों को ही सोसाइटी के जो है पॉलिटिकल राइट्स दिए थे। अब ऐसे कई पॉलिटिकल क्लब्स जो थे वो फ्रांस में धीरे धीरे बनते जा रहे थे, क्योंकि लोगों को पॉलिटिक्स में की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही थी, और उन्हें समझ में आ रहा था कि अगर पॉलिटिक्स में सही तरीके से उन्होंने इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी तो उनके साथ आगे भी यही होता रहेगा जो अब तक होता आया था। तो इस तरीके से कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स अब आगे सामने उभर कर आ रहे थे। नाउ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उनके एक्शंस को लेकर यहाँ पर डिस्कशंस हुआ करते थे, और सबसे ज़्यादा तो जो सक्सेसफुल क्लब्स थे उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जैकोबिन्स। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी ज़रूर पूछा जाएगा, जिसका नाम पड़ा था एक कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। ये आप कह सकते हैं सेंट, एक संत थे संत जैकब, उनके नाम से पेरिस में उनके नाम से ये क्लब बनाया गया था, पॉलिटिकल क्लब। इसमें
वुमेन भी जो कि वो हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। वुमेन्स ने भी अपने कई क्लब्स बनाए। अब आगे चल के आप देखेंगे इस क्लब्स की एक्टिविटी, अलग अलग क्लब्स जो थे उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, और वुमेन्स ने अपनी किस तरह से अपने आप को आगे रखा। जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे वो ज़्यादातर गरीब सोसाइटी के हिस्से से आया करते थे। उसमें छोटे मोटे दुकानदार और कुछ आर्टिसंस और शू मेकर्स, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री कुक्स, पेस्ट्री बनाने वाले, वॉच घड़ियाँ बनाने वाले, प्रिंटर्स, और इस तरह से दूसरे नौकर जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें रोज़मर्रा के काम के लिए रखा जाता था। उनके लीडर जो थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers। अब बहुत सारे जैकोबिन्स जो थे उन्होंने डॉक वर्कर्स कौन होते हैं? जो शिप्स पर काम करते हैं, उनकी तरह के बड़ी बड़ी स्ट्राइप्स वाले ट्राउज़र्स पहनने शुरू कर दिए थे। ये इसलिए था ताकि वो बता सकें, ये शो करने के लिए कि ये जो सोसाइटी के जो फैशनेबल हिस्से हैं उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए, और ख़ास करके जो नोबल्स थे, अमीर लोग थे, रिच लोग थे, हु वर नी ब्रीचेस, यानी कि जो कि अपने बिल्कुल नीज तक आने वाले, जो आप कह सकते हैं कि ट्राउज़र्स पहना करते थे, उनसे खुद को अलग दिखाने के लिए ऐसा ये फैशन उन्होंने चलाया था। वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड बाय द वियर्स ऑफ नी ब्रीचेस, यानी कि एक तरह से ये शो करता था कि अब उन नोबल्स का जो नी ब्रीचेस पहनते थे, यानी कि नी तक आने वाले, जो अपने ट्राउज़र्स की जगह आप उन्हें कह सकते हैं कि बर्मुडास कह सकते हैं, इस तरह के कपड़े पहनते थे, अब उनके ज़माने का अंत हो गया है। दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सैंस कोलोटेज, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो इनकी पहचान भी यही थी कि ये वो लोग हैं जो कि बिना नी ब्रीचेस के ही रहते हैं। सैंस कोलोटेज मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बलाइज्ड लिबर्टी, और ये लोग एक लाल रंग की कैप भी पहना करते थे जो कि आज़ादी को सिम्बलाइज करती है। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन वुमेन को ऐसा करना अलाउड नहीं था। अब 1792 के समर में द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशंस who were angered by the short supplies and high prices of foods। अब 1792 में जो जैकोबिन्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो वहाँ के लोग थे वो जो कि काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि उनके पास खाने पीने की चीज़ों की बहुत कमी थी और चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी, उसके खिलाफ जैकोबिन्स ने एक पूरा का पूरा, आप कह सकते हैं, रेवोल्यूशन स्टार्ट करने की सोची। 10 अगस्त की सुबह को उन्होंने जो राजमहल था टुइलरीज का, वहाँ पर वो सभी घुस गए। उन्होंने किंग के गार्ड्स को भी मार दिया, राजा के गार्ड्स को, और जो किंग था उसको कई घंटों के लिए बंदी बना लिया। और बाद में जो असेंबली थी उन्होंने पूरी रॉयल फैमिली को वहाँ पर अपना गुलाम बना लिया, बंदी बना लिया। फिर वहाँ पर इलेक्शंस कराए गए और ये कहा गया कि अब से 21 साल या उससे ऊपर के जितने भी आदमी हैं, मेन हैं, उनके पास जितनी मर्जी वेल्थ हो या फिर जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी कमाते हो, वो अब उन्हें वोट देने का राइट होगा। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब जो ये फिर से इस असेंबली को चुना गया इस बार, उसे नाम दिया गया कन्वेंशन। और 21 सितंबर 1792 को उन्होंने मोनार्की को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, एक रिपब्लिक के अंदर जो गवर्नमेंट है, जहाँ पर गवर्नमेंट को आम लोग चुनते हैं, ना कि वो किसी राजशाही के थ्रू, किसी हेरिडिटरी सिस्टम के थ्रू आती है। हेरिडिटरी सिस्टम में क्या होता है? मोनार्की में, हेरिडिटरी मोनार्की में जहाँ पर एक ही ख़ानदान के लोग आगे राजा महाराजा या प्रिंस और प्रिंसेस बनते हैं। ना इसके अलावा भी और भी कई कंट्रीज़ में इस तरह से सिस्टम हज़ारों सालों से चलते आ रहे थे, लेकिन बाद में उनमें भी ऐसे कई चेंजेस आए, जैसा कि फ्रांस में हुआ था। नाउ लुइस 16 को
एक तरह से देश के साथ धोखा करने के लिए उसे डेथ सेंटेंस यानी कि उसकी हत्या करने का ऑर्डर दे दिया गया। 21 जनवरी 1793 को उसे पब्लिकली पूरी आम आदमियों के सामने उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। और जो क्वीन थी मैरी एंटोनेट, वो भी थोड़े टाइम बाद उसको भी ऐसे ही मरने के लिए या उसे भी मार दिया गया। अब इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर कैसे ये जो मोनार्की थी उसका एंड हुआ। अब हमारा अगला जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से रीन ऑफ टेरर, जो हमारा अगला टॉपिक है, रीन ऑफ टेरर का जो वक्त था, जो समय था, उसमें क्या क्या हुआ और उसकी स्टार्टिंग करते हैं। 1793 से 1794 का जो टाइम है उसे रीन ऑफ टेरर कहा जाता है। टेरर का मतलब होता है खौफ। अब इसे रीन ऑफ टेरर मतलब खौफ का जो वक्त था। अब ऐसा क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। क्योंकि इस समय जैसे हमने अभी बात की थी कुछ पिछले टॉपिक में कि रॉबेस्पियर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर हैं यहाँ पर, जिन्होंने फ्रांस के अंदर मोनार्की को ख़त्म करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो अब हुआ क्या एक्चुअली कि रॉबेस्पियर ने जो भी लोग पहले किंग के फेवर में थे या मोनार्की के फेवर में थे, उन सब के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ अपनानी शुरू कर दी। और वो लोग जिन्होंने किंग का साथ दिया था, या फिर आप कह सकते हैं जो कि इस रिपब्लिक के दुश्मन थे, अब उनको मारना शुरू कर दिया। जिनमें एक्स नोबल्स यानी कि पहले के जो नोबल्स थे, क्लर्जी थे, या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इवन, और ख़ुद की उसकी अपनी पार्टी के मेंबर्स भी उसके तरीक़ों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। जो उससे एग्री नहीं करते थे उन्हें अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया जाता था और फिर उनके लिए एक ट्रायल एंड देन ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, और उनके ऊपर फिर केस चलाया जाता था। अगर कोर्ट को लगता था कि वो गिल्टी हैं तो फिर उन्हें गुलिटेंड किया जाता था। गुलिटेंड एक बहुत ही इनह्यूमन तरीका है किसी को पनिश करने का। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें दो तरफ दो पोल्स होते हैं और एक ब्लेड होता है, जिससे एक इंसान के उसको उसके सर को बिल्कुल बीच में से काट दिया जाता है। और इसका नाम डॉक्टर गुलिटिन के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ये बड़ा ही क्रूअल और इनह्यूमन तरीका था किसी को मारने का। रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी उसने ऐसे कई कानून बनाए थे जिसमें उन्होंने वेजेस और प्राइसेस, यानी कि जो मज़दूरों को काम के बदले वेजेस मिलती थी और जो चीज़ों की कीमतें थी उन पर एक लिमिट लगा दी थी कि वेजेस इससे कम नहीं मिलेंगी और कीमतें इससे ज़्यादा चार्ज नहीं की जाएंगी, ताकि आम आदमी को आराम मिल सके। मीट और ब्रेड जो थे उनको राशनिंग की गई। राशन का मतलब कि उनको सस्ते दामों पर लोगों को देने की कोशिश की गई। तो आप देख सकते हैं कि उसकी इंटेंशन, रॉबेस्पियर की इंटेंशंस बुरी नहीं थी, लेकिन उसके तरीक़ों पर बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं कि जिस तरीके से उसने चेंजेस लाने की कोशिश की। पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे, दे वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़, कि जो वो उगाते थे, खेती करते थे, उसे शहरों तक उन्हें लाना पड़ता था और उसी प्राइस पर जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया था उस पर बेचना पड़ता था। और द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डेगलाइज इक्वालिटी ब्रेड, यानी कि लोगों को जो महंगा आटा था वो ख़रीदने से रोका जाता था और सबको ये कहा जाता था कि सबको एक जैसी ब्रेड ही खानी चाहिए जो कि होल व्हीट से बनी हो। उसका ब्रेड का टुकड़ा सबको वो खाने के लिए फोर्स किया जाता था। इसको इसलिए किया जाता था ताकि सबके लिए इक्वलिटी लाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो पुराने तरीके थे जिनमें मॉन्स्योर, जो कि सर का मतलब होता है किसी मेल के लिए रिस्पेक्ट का जो वर्ड है, और किसी फीमेल के लिए जो मैडम, मॉन्स्योर इज़ यूज फॉर मेल्स एज अ रिस्पेक्ट एंड मैडम इज़ यूज फॉर फीमेल्स। मैडम का जो मैडम जैसे बोलते हैं उसका एक फ्रेंच आप एक्सप्लेनेशन है, आप कह सकते हैं वर्ड है ये। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ सिटॉयने एंड सिटॉयनी, यानी कि उसके बाद से ये जो सर और मैडम यानी कि मॉन्सेर एंड मैडेम का जो कंसेप्ट था उसे हटा दिया गया और सभी फ्रेंच मैन और वुमेन को
सिटॉयन एंड सिटॉयने, यानी कि मेल और फीमेल के बेसिस पर मेल्स को सिटॉयन एंड फीमेल्स को सिटॉयने का नाम दे दिया गया। अब एक काम इसमें बहुत ही बड़ी चीज़ इसमें हुई कि जो चर्चेस थी, जो क्लर्जी थे, उनके अत्याचारों की वजह से चर्चेस को भी बंद कर दिया गया और उन चर्चेस की जगह पर ऑफिसेस खोल दिए गए। जो रॉबेस्पियर था उसने अपनी पॉलिसीज़ को इतने ज़्यादा प्रेशर से अप्लाई किया था कि उसके सपोर्टर्स भी उससे ये डिमांड करने लगे कि थोड़ा सा आप हल्का करो, आप बहुत ज़्यादा इसमें गलत तरीके से एग्रेशन के साथ ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, इतने एग्रेशन के साथ इसको अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं माना और फाइनली उसको एक कोर्ट ने, जो फ्रांस के कोर्ट थे, जुलाई 1794 में उसने कन्विक्ट कर लिया कि इसने गलत तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया है। उसको अरेस्ट किया गया और अगले दिन उसे भी वही सेम सज़ा गुलेटिन दे दी गई, जो कि उस समय के बहुत ही बुरी सज़ाओं में से एक थी। इसके बाद है अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। नाउ अभी तक हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस के अंदर जैकोबियन गवर्नमेंट जो थी उसने कैसे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आगे चीज़ों को अपने हाथों में लिया, लेकिन वो भी आप कह सकते हैं कि फ्रांस में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद जैकोबियन गवर्नमेंट के गिरने के बाद एक वेल्दियर मिडिल क्लास जो थी वो पावर में आई और एक नई कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया जिसने विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर एक नई चीज़ देखते हैं हम कि उन लोगों से वोट लेने का हक छीन लिया गया जिनके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं थी। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और इसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन्हें चुना जाएगा उनके बारे में प्रपोजल दिया गया। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, और फिर ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं फिर आगे एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगे। एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, जिसमें 5 मेंबर्स होंगे। अब ये बेसिकली ऐसा इसलिए किया गया था ताकि किसी एक आदमी के हाथ में सारी पावर ना आ जाए, जैसा कि जैकोबियंस के अंडर हो गया था। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि जो डायरेक्टर्स थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से झगड़ पड़ते थे। हु देन सॉट टू डिसमिस देम, और फिर जो डायरेक्टर्स थे वो इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स थे उनको डिसमिस करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से उनमें आपस में झगड़े चलते थे और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी बनती है जब सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। नाउ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन इन झगड़ों की वजह से एक मिलिट्री डिक्टेटर, जो कि बहुत ही फेमस डिक्टेटर है, डिक्टेटर का मतलब होता है जो अपने हाथ में सारी पावर को रखता है और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होता है वो एक तरह से, तो वो डिक्टेटर का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्करर था, एक बहुत बड़ा फाइटर था। उसके हाथ में फिर धीरे धीरे पावर आनी शुरू हो गई। ना ये तो हमने देखा कि किस तरीके से जो फ्रांस के अंदर लोगों ने रेवोल्यूशन के अंदर अपना पार्टिसिपेशन किया, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या वुमेन के हाथ में भी कोई पावर आई। लेकिन इसका अनफॉर्चुनेटली जवाब ये है कि वुमेन्स को कोई ख़ास पावर्स नहीं दी गई। शुरू की तरह ही वुमेन्स को बहुत पैसिव एक तरह से सिटीज़न की तरह माना जाता था। पैसिव का मतलब होता है कि जो कि कोई एक्टिवली कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसको सिर्फ नाम के लिए ही सिटीज़न बोला गया है। नाउ लेकिन वुमेन जो थी वो अपनी फैमिलीज़ को चलाने के लिए एक नई रेवोल्यूशन की तैयारी कर रही थी। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। ज़्यादातर जो औरतें थी थर्ड एस्टेट में से, उन्हें काम करना पड़ता था बाहर जाके अपनी फैमिली के लिए, पैसा कमाने के लिए। वो अलग अलग जगहों पर काम करती थी, जैसे कि लॉन्ड्रेसेस, फ्लावर्स बेचना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचना मार्केट में, या फिर जो लोगों के घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट्स का काम करना, अमीर लोगों के घरों में। ज़्यादातर वुमेन जो थी उनके पास एजुकेशन या जॉब की ट्रेनिंग नहीं थी। सिर्फ जो नॉबल्स होते थे या फिर जो अमीर लोग होते थे थर्ड एस्टेट के, वो किसी स्कूल में जाकर पढ़ सकते थे।
जिसके बाद उनकी फैमिलीज़ जो थी वो उनके लिए मैरिजेज़ अरेंज कर देती थी, जैसा कि आज भी बहुत जगह होता है। वर्किंग वुमेन जो थी उन्हें भी अपनी फैमिलीज़ के लिए खाना पकाना, पानी लेकर आना, ब्रेड के लिए लाइन में खड़े होना और अपने बच्चों का ध्यान रखना, ये सब करना पड़ता था। लेकिन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि उन्हें उस काम के बदले में जो वो काम करती थी बाहर जाकर, बहुत ही कम पैसा मिलता था। तो ये उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी थी जो कि हो रही थी। 60 वुमेंस क्लब्स, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कम से कम 60 के करीब जो वुमेंस क्लब थे वो फ्रेंच सिटीज़ में, अलग अलग फ्रेंच सिटीज़ में बनाए गए। और सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, और एक जो उनकी सोसाइटी थी जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। और इनमें सबसे ज़्यादा फेमस सोसाइटी का नाम जो मैंने आपको बताया, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, वो बनाई गई थी। उनकी मेन डिमांड ये थी कि वुमेन को भी मेन की तरह ही एक जैसे पॉलिटिकल राइट्स यानी वोट देने का राइट मिलना चाहिए। लेकिन 1791 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उससे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी, क्योंकि उन्हें पैसिव सिटीजन्स की तरह रखा गया था जिन्हें वोट देने का कोई राइट नहीं था। वो वोट देने का राइट लगातार डिमांड कर रही थी, लेकिन हमेशा की तरह वुमेन को यहाँ पर भी बहुत बार आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन के थ्रू, यानी कि फ़िज़िकल फोर्स के थ्रू, या फिर उनकी डिमांड्स को कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुई थी यहाँ पर। शुरू में गवर्नमेंट ने वुमेंस की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लॉज को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन धीरे धीरे ऐसा कोई बड़ा चेंज उनकी लाइफ में नहीं आया। लेकिन एक बहुत अच्छा चेंज क्या आया कि उनके फादर्स जो थे, यानी किसी वुमेन को उसके फादर फोर्स नहीं कर सकते थे शादी करने के लिए किसी से भी, और डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया और मैन और वुमेन कोई भी डाइवोर्स ले सकते थे एक मैरिज के बाद। अब वुमेन जो थी वो जॉब्स के लिए ट्रेनिंग कर सकती थी और आर्टिस्ट